Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 5th and 6th of March 2023. 5 और 6 मार्च यानी कल संडे का न्यूज़पेपर एनालिसिस जो कि कल नहीं किया गया था वो भी आज हम कंप्लीट करेंगे। पहले हम 6 मार्च यानी कि आज का न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। कल के पेपर में भी कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आइटम्स आए थे जो कि प्रीलिम्स में आ सकते हैं यूपीएससी के, तो उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक इट। आप लोग बिल्कुल मोटिवेट नहीं करते हैं यार, है ना। मैंने देखा कि अगर 2000 व्यू भी आ रहे हैं, 2500 व्यू भी आ रहे हैं, तो भी लाइक ऐसे 200 ऐसे लोग ही लाइक करते हैं। मतलब बाकी लोग को या तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है, बट प्लीज़ डू दैट, है ना। तो कम से कम 400-500 का टारगेट अपन लेके चलते हैं। अगर आप लोग मदद करें तो ज़रूर अच्छा रहेगा। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आज के सवालों के साथ। पहला सवाल आप देख सकते हैं, प्रोजेक्ट एलोरा सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद। एलोरा प्रोजेक्ट इनमें से किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शंस आपके सामने है। रिस्टोरिंग एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, प्रमोटिंग हेरिटेज टूरिज्म, इनकरेजिंग ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स या प्रिजर्विंग लैंग्वेजेस। आपको बताना है प्रोजेक्ट एलोरा किससे संबंधित है। नाउ आप लोग इसको अटेम्प्ट करिए, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, प्रिजर्विंग लैंग्वेज। देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। देखो प्रोजेक्ट एलोरा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया गया है। एलोरा का फुल फॉर्म है इनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेजेस। इनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेजेस यानी कि देखो क्या होता है कि बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस तो प्रोटेक्टेड रहती है, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया या इंग्लिश हो गया, इन सबको तो प्रोटेक्शन बहुत ईजिली मिल जाएगी। बट ऐसी लैंग्वेज जिसको बहुत कम लोग बोल रहे हैं और जिसकी ऑनलाइन कोई प्रेजेंस नहीं है, तो ऐसे में फिर उन लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करना काफ़ी टफ रहता है। तो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च जो है वो हेल्प कर रहा है इन द प्रोजेक्ट एलोरा। एलोरा स्टैंड्स फॉर इनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेजेस। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सेकंड क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडस वाटर ट्रीटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना। आप देख लीजिए स्टेटमेंट 1, 2, 3 इंडस वाटर ट्रीटी से एसोसिएटेड है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस। तो मैं आपको इसमें से आप स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिएगा, मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। देखो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सेकंड वाला है। दूसरा अगर आप देखो तो वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है 2 स्टेप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। 2 स्टेप नहीं है, 3 स्टेप। मैंने आपको कई बार बताया है 3 स्टेप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। एक तो परमानेंट इंडस कमीशन हो गई, एक फिर यहाँ पे न्यूट्रल एक्सपर्ट्स इस्टेब्लिश होते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रल एक्सपर्ट्स भी हैं, देन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, तीन में जा सकते हैं। तो 3 स्टेज रेजोल्यूशन प्रोसेस है, ना कि 2 स्टेज। तो दैट इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। बाकी पहला और तीसरा सही है। तीसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेप्रेसी। लेप्रेसी में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, देखो, क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय टाइप ऑफ वायरस विच प्रिडोमिनेटली अफेक्ट द स्किन एंड पेरिफेरल नर्व्स। सेकंड कह रहा है, इंडिया हैज़ अचीव्ड द एलिमिनेशन ऑफ लेप्रेसी एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। इनकरेक्ट कौन सा है? द इनकरेक्ट वन इज द फर्स्ट वन, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिसीज तो है लेकिन ये वायरस नहीं, बैक्टीरिया कॉज करता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात ये है कि इसको बैक्टीरिया कॉज करता है, ना कि वायरस। तो दैट विल बी द रॉन्ग वन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस में। बहुत सारी न्यूज़ आइटम्स है जो कि हम देखेंगे। ये पीआईबी और बाकी फैक्ट आइटम्स हैं। पहली न्यूज़ है पीआईबी से, आईएनएस त्रिकांड जो है पार्टिसिपेट कर रहा है इन द इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज या कटलास एक्सप्रेस 2023। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि कटलास एक्सप्रेस 2023 क्या है, व्हाट इज दिस कटलास एक्सप्रेस 2023, तो दिस इज द इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज। इट इज़ बीइंग हेल्ड इन द गल्फ रीजन। गल्फ रीजन में हो रही है। 26 फरवरी से 16 मार्च के बीच में होगी। आईएनएस त्रिकांड विल पार्टिसिपेट फ्रॉम इंडिया। 50 से ज़्यादा नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। इट इज़ आईएमएक्स या कटलास एक्सप्रेस जो है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड, कटलास एक्सप्रेस, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज। गल्फ रीजन में हो रही है, ठीक है ना। एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है इंडिया। दूसरी जो न्यूज़ है वो है ओजेम्पिक के रिगार्डिंग। व्हाट इज दिस ओजेम्पिक? ओजेम्पिक इज अ मेडिकेशन यूज्ड टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज़ एंड नाउ इट इज़ फेसिंग ग्लोबल शॉर्टेज। तो अभी न्यूज़ में थी ओजेम्पिक। ओजेम्पिक याद रखिएगा, टाइप 2 डायबिटीज़ को सॉल्व करने के लिए, ट्रीट करने के लिए ओजेम्पिक इज द मेडिकेशन दैट इज बीइंग यूज्ड एंड इट इज़ नाउ फेसिंग ग्लोबल शॉर्टेज ड्यू टू द पॉपुलैरिटी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड इट्स पोटेंशियल फॉर वेट लॉस एज वेल। तो ओजेम्पिक के अंदर पोटेंशियल है वेट लॉस का भी, सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है, इसलिए इसकी शॉर्टेज हो गई है। एंड इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी कॉल्ड जीएलपी एगोनिस्ट, जिसको जीएलपी एगोनिस्ट कहा जाता है। एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय डैनिश फार्मास्यूटिकल फ्रॉम नोवो नॉर्डिक्स, क्या है ना, नोवो नॉर्डिस्क
कंपनी है डेनिश फार्मास्यूटिकल, उसने इसको बनाया ओजेम्पिक। अगली न्यूज़ है बाखमट के रिगार्डिंग। बाखमट या बाखमुट, ये आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ अ सिटी इन द ईस्टर्न यूक्रेन, प्रीवियसली नोन एज आर्टेमविस्क और आर्टियोमवोस्क इसको कहा जाता था। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है बाखमट रीजन, एक है ना, दोनेत्स्क ओब्लास्ट के पास है। एंड बाखमट क्यों भी न्यूज़ में था, क्योंकि यूक्रेनियन मिलिट्री इज प्लानिंग अ स्ट्रेटेजिक पुल बैक फ्रॉम द बाखमट, है ना, तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पुल बैक करने वाली है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बिता भी। लेट मी शो यू इन द मैप एज वेल, लेट मी शो यू। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ द मैप। यहाँ पे अगर आप मैप देखेंगे, यूक्रेन का मैप है, तो दिस इज़ द यूक्रेन पार्ट। यहाँ पे कीव आपको दिखेगा, यहाँ आपको खारकीव दिखेगा, दिस इज़ द लुहांस्क रीजन, दिस इज़ द दोनेत्स्क रीजन, और दोनेत्स्क के पास ही आपको जस्ट यहाँ पर दोनेत्स्क के पास यहाँ पे आपको ये बाखमट दिखेगा, दिस इज़ द बाखमट, है ना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एंड यहाँ पे आपको ज़ैपोरिज़िया दिख रहा होगा, नीप्रो दिख रहा होगा, एंड यहाँ पे खेरसन दिख रहा है, यहाँ पे ये क्रीमिया दिख रहा है। याद रखिएगा ये मारियोपोल भी है यहाँ पे, है ना, तो ये आप पूरा यूक्रेन का मैप है। और यहाँ पे नीचे जैसे जो वाटर बॉडी है, तो कौन सी, देखो मारियोपोल सी जस्ट नीचे यहाँ पे सी ऑफ अजोव दिख रहा होगा। एंड ये आपका क्रीमिया वाला पोर्शन जो है वो ब्लैक सी में खुलता है, तो पता ही है ये पूरा आपका रशिया वाला पार्ट है, दिस होल इज रशिया वाला पोर्शन। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस। बाखमट आप उनमें मैप में देख लिया। अगली न्यूज़ है वो है भोजपुर मिलेट फेस्टिवल। अभी रिसेंटली एक मिलेट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पे किया गया? ये भोजपुर मिलेट फेस्टिवल के नाम से किया गया, बिहार में, ठीक है ना। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ जो है वहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था, उन्होंने किया था। एंड इट वाज मिलेट रिलेटेड इवेंट। याद रखिएगा, मिलेट रिलेटेड ये फेस्टिवल था। आप सबको पता है कि 2023 जो है इसको डिक्लेयर किया गया है यूएन के द्वारा एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एज वेल। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में डिक्लेयर किया गया है 2023 को। मिलेट को ही श्री अन्न के नाम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रसिद्ध कर दिया ना, श्री अन्न काफ़ी फेमस हो चुका है ये, तो उसको याद रखिएगा। इन मिलेट फेस्टिवल कहाँ हुआ? भोजपुर में। अगली न्यूज़ है मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट। याद रखिएगा, मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट, इट इज़ द एनुअल रिपोर्ट रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। याद रखिएगा दिस रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट, मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट, इसको रिलीज़ कौन करता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिलीज़ करती है। एंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट, जो फॉसिल फ्यूल कंपनीज हैं, दे रिलीज्ड 120 मिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर लास्ट ईयर, विच इज़ अ स्लाइट डिक्लाइन फ्रॉम द अनप्रेसिडेंटेड रिकॉर्ड क्रिएटेड इन 2019। 2019 से थोड़ा सा कम इस बार जो 2022 में जो फॉसिल फ्यूल कंपनीज ने रिलीज़ किया, 120 मिलियन मीट्रिक टन्स मीथेन रिलीज़ किया। मीथेन आप सबको पता है कि नेचुरल गैस होती है, दिस इज़ द CH4, है ना, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर विच इज़ रिलीज बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। रिपोर्ट रिलीज़ कौन करता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिलीज़ करती है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है फ्रॉम द फ्रंट पेज। फ्रंट पेज की जो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग द रेगुलेटर्स प्रपोजल ऑन राजस्थान पावर लाइंस फ्लाउट, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर थ्रेटन्स द बस्टर्ड। अब यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, उसके बाद मैं आपको चीज़ें बता दूंगा। देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को आर्डियोटिस निग्रीसेप्स भी कहा जाता है, आर्डियोटिस निग्रीसेप्स कहा जाता है। इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, considered India's most critically endangered bird. It is considered the flagship grassland species representing the health of the grassland ecology. तो grassland ecology को represent करता है ये। Population is confined mainly in Rajasthan and Gujarat. A small population can occur in Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh as well, but mainly in Rajasthan and Gujarat. Bird is under constant threat due to collision और electrocution with power transmission lines। जो mainly इसका threat था वो था power transmission line। पावर ट्रांसमिशन लाइन के अलावा हंटिंग हो गई, हैबिटेट लॉस हो गया, ये भी कुछ रीजंस थे। बात करें प्रोटेक्शन स्टेटस की, तो IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, CMS यानी कि बॉर्न कन्वेंशन का यानी कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ के अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है। इसके लिए क्या क्या प्रोटेक्ट करने के मेजर लिए गए हैं? तो पहला, स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम। याद रखिएगा, इट इज़ केप्ट अंडर द स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम विच इज़ अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम भी है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है।
इसके अलावा कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी भी बनाई गई है ना, याद रखिएगा, राजस्थान गवर्नमेंट के साथ मिलकर के एक इसकी ब्रीडिंग फैसिलिटी भी तैयार की गई है। कहाँ पे की गई है? डेजर्ट नेशनल पार्क में, जो कि आपके जून 2019 में बना था जैसलमेर में, डेजर्ट नेशनल पार्क में, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव बेसिकली है टू बिल्ड अप अ कैप्टिव पॉपुलेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड देन रिलीज देम फॉर द लेटर ऑन, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी स्टार्ट किया गया है, लॉन्च बाय द राजस्थान गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। अब जो मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें इशू है, इनको थ्रेट है, वो है पावर लाइंस का। तो यहाँ पे 2019 में जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने गए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर के कि भैया इसको दिक्कत हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ऑल द लो वोल्टेज पावर लाइंस, all the low voltage power lines in areas which are demarcated as priority and potential habitats of the great Indian bustards in Thar and Kutch deserts, they will be pushed underground. सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितने भी लो वोल्टेज पावर लाइंस हैं जो कि डिमार्केटेड रहेंगे प्रियोरिटी एंड पोटेंशियल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, थार और कच्छ डेजर्ट के, उनको अंडरग्राउंड पुश किया जाएगा। अब अभी यहाँ पे सोलार पावर प्रोजेक्ट्स को हेल्प करने के लिए राजस्थान में बेसिकली जो आपका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, विच इज़ द रेगुलेटर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल, उसने प्रपोज किया है कि ओनली पावर लाइंस बिलो 33 kV नीड टू गो अंडरग्राउंड एंड रेस्ट बी फिटेड विद बर्ड डाइवर्टर्स। तो उनका ये कहना है, जो CE यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, उसका ये कहना है कि केवल 33 kV से नीचे की लाइंस को अंडरग्राउंड किया जाए, बाकी 33 kV से ऊपर जो भी है वो सब बर्ड डाइवर्टर्स लगाए जाएं, ठीक है ना। अब देखो दिक्कत ये है कि बहुत सारे जो पावर लाइंस है राजस्थान में वो अबव 33 kV हैं, और ये इनमें से बहुत सारी प्योरिटी एरिया से भी गुजरेंगी। तो यहाँ पे बेसिकली इनको अंडरग्राउंड करना नहीं पड़ेगा, फिर इनको बर्ड डाइवर्टर लगा के छोड़ देंगे, जो कि फिर अगेन थ्रेट रहेगा फ्यूचर में। इसी कारण से लोगों ने कहा कि जो ये ऑर्डर है रेगुलेटर का, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फ्लाउट कर रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन सेड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। आप मेरे से बिल्कुल बेझिझक मेरे साथ आगे बढ़िए। कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आएगी जो अपन छोड़ दें और वो इम्पॉर्टेंट रहे, और कोई भी मतलब नहीं छोड़ेंगे अपन। मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में। तो पहला एडिटोरियल है यूटिलाइजिंग इंडियाज़ मूवमेंट अंडर द डिप्लोमेटिक सन। अब यहाँ पे देखो, पहले जो 2-3 पैराग्राफ्स हैं उसमें ऑथर ने सिर्फ और सिर्फ ये बोला है कि इंडिया कितना दूर निकल आया, कि एक समय जब वो सबसे आइसोलेटेड था, स्पेशली आफ्टर 1974 जब उसने पहला अपना टेस्ट किया था पोखरण में, तो हमको सब अलग कर रहे थे। 1998 में भी हमको सब ने अलग करने की कोशिश की जब पोखरण 2 हुआ, है ना। तो ये सब हुआ, लेकिन आज अगर हम देखें तो आज हमारे पास G20 की भी प्रेसिडेंटशिप है। न केवल G20 की है, चाइना रिलेटेड ग्रुप जो है SCO की भी प्रेसिडेंटशिप हमारे पास है ना। इसके अलावा हमने ऑर्गेनाइज़ किया था वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, अभी 12-13 जनवरी को वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट हमने हेड किया था, हमने उसको ऑर्गेनाइज़ किया था। क्वाड के हम मेंबर हैं, ITU2 के हम मेंबर हैं। तो अलग अलग ग्रुपिंग से हम आज इंडिया एक अच्छी फुटिंग में है। जो इंडिया चाहता था हमेशा से रिप्रेजेंट करना, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ऑथर ने कहा कि 75 ईयर्स में हम बहुत आगे निकल आए हैं, है ना। पहले हम बहुत वीक थे टू असर्ट आवर सेल्फ, अनइम्पॉर्टेंट भी थे, बट नाउ द फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग एंड अब हम नाउ वी हैव स्टार्टेड टू मेक अ डिफरेंस नाउ। तो ऑथर ने कहा कि अब जो हमारे पास अभी ये मौका मिला है इसको लीड करने का, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या हमारे पास प्रॉब्लम्स है, वो सारी चीज़ें। देखो, सबसे पहले तो ऑथर ने कहा कि इंडिया को अब ये समझ में आ गया है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें वो चाहता था वो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल UNSC में वो चाहता था कि उसके पास उसको एक सीट मिल जाए परमानेंट, बट उसको ये समझ में आ गया कि जो एटीट्यूड है, जो अप्रोच है वर्ल्ड का, वो फेवर में नहीं है। इसलिए इंडिया ने एक बहुत अच्छी चीज़ करना शुरू कर दिया। उसने अब UNSC के इंपॉर्टेंस को ही तवज्जो देना बंद कर दिया। उसने कहा है कि UNSC जैसे ग्रुपिंग जहाँ पे केवल कुछ 1-2-4 कंट्रीज़ हैं जो कि रूल कर रहे हैं, उनका क्लाउड नहीं होना चाहिए। क्लाउड किसका होना चाहिए? जो कि मेजॉरिटी ऑफ उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे G20 हो गया। तो अब ऐसी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोशन दिया जा रहा है इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो सच फोरम्स मस्ट बी प्रमोटेड विच आर मोर इंक्लूसिव एंड विच आर मोर फ्लेक्सिबल, है ना। तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल और ज़्यादा इंक्लूसिव फोरम्स को बढ़ाना चाहिए, बाकी लोगों को डिसफंक्शनल कर देना चाहिए। दिस इज़ व्हाट द अप्रोच ऑफ इंडिया हैज़ बीन।
ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें तो दूसरा जो ऑथर ने इंडिया के लिए पॉइंट बताया कि जो हमको करना चाहिए वो है ग्लोबल साउथ की लीडरशिप हमको अपने पास रखनी चाहिए ना। ऑब्वियस सी बात है, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप हम इतना आसानी से नहीं रख सकते बिकॉज ऑफ द चाइना, बट वी शुड ट्राई एटलीस्ट टू टेक द ग्लोबल साउथ इनटू कॉन्फिडेंस। हमको ये लेना चाहिए ग्लोबल साउथ को कॉन्फिडेंस में। चाइना डेफिनेटली यूजेस ग्लोबल साउथ फॉर इट्स जियो पोलिटिकल एंड। चाइना ने ग्लोबल साउथ का बहुत यूज़ किया है जियो पोलिटिकल एंड्स को मीट करने के लिए। इंडिया कैन डेफिनेटली डू सो, इंडिया भी ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पे ग्लोबल साउथ को अपने मतलब अपने फेवर में लाने की बात की जा रही है, ऑथर ने कहा है। आगे देखिए हम लोग और कि क्या क्या चैलेंजेस हैं बेसिकली। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे पहला जो चैलेंज है, इनहेरेंट चैलेंज, वो ये है कि हमारे पास चेयरमैनशिप है G20 की, SCO की, लेकिन वो मोमेंटरी है, वो इस साल ख़त्म हो जाएगी, दैट विल एंड दिस ईयर। तो हम किस तरीके से इसको लॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं, हाउ कैन वी लीव अ लॉन्ग इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रेसिडेंटशिप, दैट विल बी अ मैटर टू सी, है ना। ये देखने लायक बात रहेगी, क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम हमेशा इसके चेयरमैन रहेंगे, ये 1 साल की बात है। तो जियो पॉलिटिक्स में हमको अपनी अगर ग्लोरी मेंटेन रखनी है तो ऑब्वियसली बात है हमको इंड्योरिंग आउटकम्स भी मिलने चाहिए इन प्रेसिडेंटशिप के। पहला तो ये हो गया। दूसरा इन्होंने कहा है कि सबसे पहली बात ये है कि ऐसा तो नहीं कि हम कहीं फ्रेंड्स कम लोगों को बना रहे हैं अपने इस दौरान और भी ऑफेंड ज़्यादा लोगों को कर रहे हैं। सो दैट इज़ जो लैंग्वेज होनी चाहिए, जो हाँ इस पूरे डिप्लोमेसी की लैंग्वेज होना चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी को अलग ना करें, किसी को ऑफेंड ना करें और सबके साथ एक फ्रेंडली जेस्चर रखें, है ना। तो हमको अपने डिप्लोमेटिक सक्सेस तभी मिलेगी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्रेंड बना पाएंगे रादर देन ऑफेंडिंग देम, ठीक है ना। तो लैंग्वेज हैज़ टू बी हाईली डिप्लोमेटिक, हाईली फिनेस लैंग्वेज मस्ट बी यूज, है ना। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि देखो कई बार डेंजर ये रहता है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल जो रूलिंग पार्टी है इस समय, तो कई बार क्या होता है कि इन सब का जो ये प्रेसिडेंटशिप मिलती हैं G20 की, SCO की, उनको वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए लगा देते हैं, यूज़ कर लेते हैं रादर देन गेटिंग द जियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, है ना। वो अपने लोकल पॉलिटिक्स में ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए यूज़ कर लेते हैं रादर देन द जियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। तो ऐसा ना हो कि न्यू दिल्ली कहीं 2024 की इलेक्शंस की तैयारी कर रहा हो रादर देन द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दिस ईयर एंड ऑल। तो ये ऑथर ने यहाँ पे पॉइंट, ये इशूज़ बताए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला जो आर्टिकल है वो है हार्डशिप्स ऑफ अ कैरियर इन आयुर्वेदिक प्रैक्टिस। तो यहाँ पे आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के हार्डशिप्स बताए गए ऑथर के द्वारा। सबसे पहला ऑथर ने बताया कि देखो क्या है कि सबसे पहला स्केप्टिसिज्म, पब्लिक का जो ट्रस्ट डेफिसिट है आयुर्वेदा को लेकर के, है ना, कि क्या इसकी प्रैक्टिसेस हैं, क्या इसके रिजल्ट्स आते हैं, कितने टाइम में इसके रिजल्ट्स आते हैं। तो कई बार ऑथर ने कहा है कि दैट स्केप्टिसिज्म और दैट ट्रस्ट इज मिसिंग। कई बार तो इनफैक्ट आयुर्वेदा के प्रैक्टिशनर्स ही उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा मेजर रीजन है वो ये है ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा ऑथर ने कहा कि एविडेंस बेस्ड क्वालिटी नहीं है आयुर्वेदा में, देयर इज़ नो एविडेंस बेस्ड क्वालिटी एंड दैट इज़ द रीज़न वाई देयर इज़ अ ट्रस्ट डेफिसिट, ठीक है ना। आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट स्लो होते हैं, स्लो टू हील होते हैं, दैट इज़ अनदर कॉमन व्यू, ये भी एक व्यू है। लेकिन ऑथर कहता है कि स्लो हील होना, ये इससे मैं तवज्जो नहीं रखता हूँ, तवज्जो नहीं रखता मतलब कि आई एम नॉट एग्रीइंग टू दिस व्यू पॉइंट दैट कि आयुर्वेदा इज स्लो, बिकॉज आयुर्वेदा का जो फोकस रहता है वो रहता है कि फुल ट्रीटमेंट होना चाहिए। स्लो इसलिए होता है क्योंकि वो फुल्ली ट्रीट कर रहा है, ना कि केवल जस्ट टेम्पररी रिलीफ, मतलब इलनेस से लेकर के वेलनेस की तरफ वो ले जा रहा है, नॉट फॉर जस्ट योर टेम्पररी रिलीफ एंड ऑल, इसलिए वो स्लो लगता है। हालांकि ऑथर ने यहाँ पे प्रैक्टिशनर, जो आयुर्वेदा के प्रैक्टिशनर हैं, उनके ऑडियल के बारे में बताया कि किस तरीके से आयुर्वेदा क्या करता है कि आपको बहुत सारी हर्ब्स, श्रब्स, इन सब के बारे में नॉलेज दे देता है। वो एग्जैक्ट दवाई नहीं बताता कि इस चीज़ में ये आप यूज़ करो, इस चीज़ में आप, ये आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा हिट एंड ट्रायल होता है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम लिख लेना, जो उसके प्रैक्टिशनर्स, उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो नए यंग लोग आते हैं, सीख के आते हैं, उनको क्या दिक्कत होती है, उनको खुद ही डिस्कवर करना पड़ता है ट्रीटमेंट एंड अप्रोच, है ना। उनको अलग अलग हिट एंड ट्रायल यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद जाकर के वो, अब हिट एंड ट्रायल जब आप यूज़ करेंगे ऑब्वियस सी बात है, तो ये जो आपकी रेपुटेशन है, प्रैक्टिशनर की रेपुटेशन है, उसको डिटीरियोरेट करेगा या उसको इरोड करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि क्यों हिट एंड ट्रायल कर रहा है, उसको थोड़ी पता है कि एग्जैक्ट किस चीज़ से ठीक होगा, वो दो मिक्स करेगा, फिर तीसरा डालेगा,
तो ये एक प्रैक्टिशनर का जो ऑर्डियल है आयुर्वेदा के, वो चीज़ है। इसके अलावा ऑर्डियल यहीं ख़त्म नहीं होता है, इसके बाद आपको मतलब केवल 60 से 70% के ही बीमारियां ऐसी हैं जहाँ पे 60 से 70% ही प्राइमरी केयर की इलनेसेस है जहाँ पे आयुर्वेदा वो आपको ठीक कर सकता है। अदरवाइज़ आपको फिर मॉडर्न मेडिसिन की मदद लेनी ही पड़ेगी। लेकिन अब मॉडर्न मेडिसिन का यूज़ आयुर्वेदा के प्रैक्टिशनर्स कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात उनको नॉलेज नहीं है, ऐसा माना जाएगा। इसलिए अगर वो यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न मेडिकेशन दे रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट उनके खिलाफ पड़ जाएगी। तो यहाँ पे ये भी एक दूसरा इशू है। तो ऑथर ने कहा है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, इनको ठीक कर सकते हैं एंड ऑल। तो ऑथर ने यहाँ पे सबसे पहली बात बताई है कि आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आयुर्वेदा के प्रैक्टिशनर्स जो प्रॉब्लम फेस करें वो ना फेस करें, उनको प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के रूप में आप बुला सकते हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं। इंडिया में वैसे भी प्राइमरी केयर जो डॉक्टर्स हैं वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आते हैं, है ना। प्राइमरी केयर डॉक्टर्स हैं नहीं, प्राइमरी हेल्थ केयर ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो ऐसे में आप प्राइमरी हेल्थ केयर को रिजुविनेट कर सकते हो बाय यूजिंग द आयुर्वेदा ग्रेजुएट्स को कर करके उनको ट्रेन करो प्रॉपरली प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के लिए। दूसरा उन्होंने कहा है कि प्रॉपर ट्रेनिंग आयुर्वेदा ग्रेजुएट्स को तो देना ही देना है ताकि वो गुड प्राइमरी केयर डॉक्टर्स बन सके। इसके अलावा आपको ये भी करना है कि आपको उनको जो मॉडर्न मेडिकेशन है उसके बारे में बताना है, क्योंकि और उनकी परमिशन भी देनी चाहिए उनको, ताकि मॉडर्न मेडिकेशन के बिना तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी चीज़ें ट्रीट नहीं हो सकती। तो आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न मेडिकेशन का यूज़ करके वो प्राइमरी हेल्थ केयर को सेंटर्स को रन कर सकते हैं। तो दैट इज़ द थिंग विच हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला आर्टिकल है व्हाट आर बायो कंप्यूटर्स एंड हाउ डू दे फंक्शन। तो यहाँ पे साइंटिस्ट जो है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने रिसेंटली बेसिकली एक प्लान बनाया फॉर पोटेंशियली रेवोल्यूशनाइजिंग द ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस। ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस की टर्म याद रखना, ये फील्ड है ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस। यहाँ पे ऑर्गेनाइड इंटेलिजेंस के अंतर्गत ये बायो कंप्यूटर्स क्रिएट करना चाहते हैं। बायो कंप्यूटर्स क्या है, ऑब्वियसली बात है जो ह्यूमन का ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन कल्चर्स विल बी ग्रोन इन द लैब्स। ह्यूमन ब्रेन कल्चर्स मतलब इसको मिमिक करने वाला, ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करने वाला ब्रेन कल्चर्स विल बी ग्रोन इन द लैब एंड दे विल बी कपल्ड टू द रियल वर्ल्ड सेंसर्स एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। फिर उनको ब्रेन कल्चर्स को कपल किया जाएगा विद द रियल वर्ल्ड सेंसर्स एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। एंड इसी तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा टू हार्नेस द प्रोसेसिंग पावर ऑफ द ब्रेन एंड अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन लर्निंग इन वेरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो इसके थ्रू हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, बेसिकली जो हमारा कॉग्निशन है, ह्यूमन कॉग्निशन, हमारे लर्निंग कैपेबिलिटी, हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इन सब के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं ब्रेन कल्चर्स के द्वारा, ठीक है ना। ब्रेन कल्चर्स को किससे कनेक्ट किया जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड सेंसर्स के द्वारा। अब इन अ क्वेस्ट टू डेवलप सिस्टम्स दैट आर मोर रेलिवेंट टू ह्यूमंस, साइंटिस्ट आर बिल्डिंग 3D कल्चर्स ऑफ ब्रेन टिश्यूज इन द लैब। साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, दे आर बिल्डिंग द 3D कल्चर्स ऑफ ब्रेन टिश्यूज इन द लैब एंड इन्हीं को कहा जाता है ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स। इनको ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स कहा जाता है। दीज आर एक्चुअली मिनी ब्रेन्स, इनको मिनी ब्रेन्स भी आप बोल सकते हैं, 3 से 4 mm तक की साइज के रहते हैं एंड दे आर बिल्ट यूजिंग ह्यूमन स्टेम सेल्स एंड दे कैन कैप्चर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल फीचर ऑफ द डेवलपिंग ह्यूमन ब्रेन। इसके अलावा इनको बहुत सारे सेंसरी इनपुट्स लगते हैं इसमें, जैसे टच, स्मेल, विजन एक्सेट्रा, तो सेंसर्स इसमें अटैच किए जाएंगे। इसके अलावा ऑब्वियसली बात है ये ऑर्गेनाइड्स, चूँकि ऑर्गेनॉइड्स जो हैं ये लैब में डेवलप हो रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं होते हैं, उनके पास ब्लड सर्कुलेशन नहीं रहता है, इस कारण से दे हैव सम लिमिट्स ऑन देयर ग्रोथ एंड ऑल। बट ओवरऑल इनको डेवलप करने की कोशिश करना ही अपने आप में बहुत बड़ा एक एफर्ट है ना। एंड कई साइंटिस्टों ने ये जो ह्यूमन ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स हैं इनको रैट्स में ट्रांसफ़र करके टेस्ट भी किया है एंड दे हैव बीन ट्रांसप्लांटेड टू देयर विजुअल सिस्टम्स एंड ऑल। दिस हैज़ ऑलरेडी बीन डन। तो ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स या फिर ये आपका ब्रेन कंप्यूटर्स जो हैं, बायो कंप्यूटर्स जो हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वेरियस कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ द ब्रेन एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। द अनअवेलेबिलिटी ऑफ ट्विटर्स स्लैक से अबाउट द कंपनीज हेल्थ। तो यहाँ पे बात चल रही है स्लैक की। तो स्लैक क्या है पहले तो याद रखिएगा, इट इज़ द कम्युनिकेशन सोल्यूशन विच इज़ यूज्ड बाय द ट्विटर, ठीक है ना। ट्विटर के द्वारा यूज़ किया जाने वाला कम्युनिकेशन सोल्यूशन का नाम क्या है, स्लैक। अभी रिसेंटली स्लैक जो था वो डाउन हो गया था फॉर सम रीज़न फॉर सम टाइम, है ना, विच क्रिएटेड केओस अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ट्विटर। तो स्लैक जो था जो पेनल्टीमेट वीक था फरवरी का, तो ट्विटर स्टाफ वाज रिपोर्टेडली टोल्ड दैट देयर कंपनीज स्लैक इंस्टेंस वाज अंडर रूटीन मेंटेनेंस एंड कुडंट बी यूज्ड।
टेक आउटलेट जो द प्लेटफॉर्मर है उसके अकॉर्डिंग ये है कि एक स्लैक एम्प्लॉई हु स्पोक टू द आउटलेट डिनाइड दिस एलिगेशन. Slack was down on February 2023, prompting some employees to even take time off as they couldn't complete their deliverables. तो Slack जो है जो कि क्या मैंने आपको बताया, इट इज़ द कम्युनिकेशन सोल्यूशन विच इज़ यूज्ड बाय द ट्विटर. कम्युनिकेशन का पूरा जो पाथवे है दैट इज़ द Slack, है ना. एंड ट्विटर के लिए लोगों ने ये तक कहा है कि एक तो पहला रेंट इशूज़ फेस्ड बाय द ट्विटर. रेंट इशूज़ हैं अंडर द CEO एलन मस्क. पहला तो इस स्लैक इसलिए डाउन था क्योंकि रेंट पे नहीं किया गया था. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच हैज़ बीन सेड. सेकंड, इनका ये कहना है कि डेलिबरेटली उसको बंद किया गया था ताकि ये देखा जा सके कि क्या ट्विटर केवल उसके एम्प्लॉयज़ हैंडल कर सकते हैं इन अ मच चीपर वेज, लेस एक्सपेंसिव टूल्स के द्वारा, है ना. तो ये भी देखना था उनको कि क्या लेस एक्सपेंसिव टूल्स के मदद से ट्विटर को हैंडल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता बाय देयर एम्प्लॉयज़ एंड ऑल. तो ये दोनों चीज़ें चेक करने के लिए हो सकता है स्लैक बंद भी किया गया हो. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. आगे मूव करते हैं. अवे फ्रॉम द स्पॉटलाइट, इंडिया होल्ड्स कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ्स. तो अब देखो क्या होता है कि अभी रायसीना डायलॉग शुरू होने वाला है. रायसीना डायलॉग के एक दिन पहले एक इवेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रायसीना सिक्योरिटी डायलॉग. ठीक है, दोनों अलग है. रायसीना डायलॉग में तो हेड्स और ये सब चीज़ें आ जाते हैं, बात करते हैं. रायसीना सिक्योरिटी डायलॉग में जो है उसमें आपके जो इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ्स हैं वो आकर के बात करते हैं. रायसीना सिक्योरिटी डायलॉग. तो ये सेकेंड रायसीना सिक्योरिटी डायलॉग है. पहला 2022 में हुआ था. अब ये सेकंड रायसीना सिक्योरिटी डायलॉग है जहाँ पे हेड ऑफ द इंटेलिजेंस जो है वो आए हैं बात करें. ठीक है ना, हेड ऑफ द इंटेलिजेंस लोग आए हैं. ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. इसको भी याद रखिएगा. ठीक है ना, आई होप यू गॉट क्लैरिटी. अब ये जो रायसीना सिक्योरिटी डायलॉग इसमें लगभग 26 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है. एंड इंडिया इज ट्राइंग टू मेक इट्स प्रेजेंस फेल्ट बाय ब्रिंगिंग टुगेदर द ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज फॉर एक्सचेंजेस ऑन इश्यूज ऑफ कॉमन कंसर्न. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया भी चाहता है कि वो अपने प्रेजेंस फिल्ड कराए लोगों को, इसलिए उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज को बुलाया ताकि वो एक्सचेंज कर सकें कॉमन इवेंट्स पे अपने व्यूज़ को. अब ये आपको पता है रायसीना डायलॉग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डायलॉग है विच इज़ बेस्ड अपॉन द शंग्रीला डायलॉग जो कि सिंगापुर में होता है. शंग्रीला उसके तर्ज पे ही ये बनाया गया है. अच्छा, ये जो रायसीना सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज कौन करता है? ये इंडिया में जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, RNAW जो है, उसके अलावा NSC यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट विच रिपोर्ट्स टू मिस्टर अजीत डोवाल, वो मिल करके इसको ऑर्गेनाइज करते हैं रायसीना सिक्योरिटी डायलॉग को. और रायसीना डायलॉग जो है बेसिकली वो इंडिया का फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है जियोपॉलिटिक्स में और जियो स्ट्रैटेजी में. जियोपॉलिटिक्स एंड जियो स्ट्रैटेजी, ये दोनों टर्म याद रखिएगा, जियोपॉलिटिक्स एंड जियो स्ट्रैटेजी. रायसीना डायलॉग को कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पहला, प्लस ORF यानी कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, एक थिंक टैंक है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, उसके द्वारा ये होता है. तो ORF प्लस MEA के द्वारा होता है. एंड ये 8th एडिशन है जो कि अभी 2 से 4 मार्च के बीच में हुआ था. 8th एडिशन है. ठीक है ना, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. नेशंस सिक्योर पैक्ट टू प्रोटेक्ट द मरीन लाइफ इन द हाई सीज. अब इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको बता दूं. अब हाई सी पहले मैं आपको दिखा देता हूँ. तो जो अनक्लॉज है, देखो अनक्लॉज के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो सबसे पहले आपका 12 नॉटिकल माइल्स तक तो टेरिटोरियल सी आता है. 24 नॉटिकल माइल तक फिर आपका कंटिग्यूस जोन आता है. फिर 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है. और 200 नॉटिकल माइल के बाद का जो स्पेस है वो पूरा आपका हाई सी कहलाता है. दैट इज नोन एज द हाई सी रीजन, है ना. और ये सारा आपका बेस लाइन से मेजर होता है. दिस ऑल इज मेजर्ड फ्रॉम द बेस लाइन. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस फर्स्ट. अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेशन सिक्योरिंग पैक्ट टू प्रोटेक्ट द मैरीन लाइफ. तो ये यूनाइटेड नेशन मेंबर्स जो हैं वो एग्री कर रहे हैं ऑन अ यूनिफाइड ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी इन द हाई सीज. हाई सीज में बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मतलब बाइंडिंग ट्रीटी के लिए प्रपोज किया गया है. एंड दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एग्रीमेंट्स जो कि हाई सी में बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है. ठीक है ना. 2 हफ्ते से न्यूयॉर्क में बातचीत चल रही थी, उसके बाद ये ट्रीटी होके सामने आई है. एंड दिस यूनिफाइड एग्रीमेंट ट्रीटी विच अप्लाइज टू नियरली हाफ ऑफ द प्लानट सरफेस वाज रीच्ड लेट सैटरडे. तो यूनिफाइड एग्रीमेंट जो हुआ है ये लेट सैटरडे को हुआ है. एंड दिस विल कवर हाफ ऑफ द प्लानट सरफेस, क्योंकि हाई सीज में है. ऑब्वियसली ज़्यादा हाई सी बहुत बड़ा एरिया है. एंड ये अब इसमें कुछ प्रोविजंस है जैसे कि दिस ट्रीटी विल क्रिएट अ न्यू बॉडी
to manage the conservation of ocean life and establish marine protected areas in the high sea. हाई सी में भी मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाएंगे एंड एक नई बॉडी बनाई जाएगी विच विल मैनेज द कंजर्वेशन ऑफ ओशियन लाइफ एंड ऑल. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, इनका कहना है कि इट इज़ क्रिटिकल टू अचीव द यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंसेस प्लेज. यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस की एक प्लेज थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 30% प्लैनेट वाटर जो है एज वेल एज इट्स लैंड फॉर कंजर्वेशन मस्ट बी प्रिजर्व्ड, है ना. 30% प्लैनेट का वाटर और इसका जो लैंड है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए फॉर कंजर्वेशन एंड दैट विल बी achieved by using this treaty high seas, especially for the water part. For the first time we are getting a binding agreement for the high seas. Until now we have hardly been protected and all. And इसके अलावा comprehensive protection of endangered species and habitat is now finally possible on more than 40% of the Earth's surface. The treaty establishes ground rules for conducting environmental impact assessments for commercial activities in the ocean. अगर आपको commercial activities करनी है ओशन में तो उसके लिए भी EIA यानी कि environmental impact assessment किया जाएगा under this treaty. It means all activities planned for the high seas need to be looked at, though not all will go through a full assessment, but some will definitely go through the assessment and all. So all these things are there. I hope you got clarity. India close to the Hindu rate of growth. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. रघुराम राजन जी ने कहा है कि इंडिया जो है वो अब क्लोज है टू द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है? इट इज़ एक्चुअली हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज़ अ टर्म which describes India's economic growth rates from 1950s to 1980s. इंडिया की जो 1950s से लेकर के 1980s तक की ग्रोथ थी that was known as the Hindu growth rate and that was averaged at 4% around 4%, 4% के अराउंड थी वो. That was averaged around 4%. It is the term which describes that only. ठीक है ना. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. दे कैन मूव अहेड विद मी. गाइडलाइंस फॉर UIDF लाइकली टू बी रिलीज्ड बाय मार्च एंड. UIDF क्या है? एक्चुअली इस बार के बजट को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें UIDF अनाउंस किया गया था कि UIDF इस्टेब्लिश किया जाएगा. UIDF इज़ बेसिकली अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्यों क्रिएट किया गया है? तो जो Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए किया गया है. Tier 2 सिटीज़ कौन सी हैं? जिनकी पॉपुलेशन 50,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में रहती है. और Tier 3 सिटीज़ कौन सी हैं? जिनकी पॉपुलेशन 20,000 से 50,000 के बीच में रहती है. तो आप ये भी याद रखिएगा एंड Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ के रिगार्डिंग. इसके अलावा इसके जो गाइडलाइंस हैं वो मार्च तक आ जाएंगे तो आप ये भी याद रख सकते हैं. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. एनुअल एलोकेशन लगभग 10,000 करोड़ का रहेगा एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी. आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. तो यहाँ तो ऐसी कोई न्यूज़ मुझे नहीं दिख रही है. ओके तो वी कैन मूव हेड. तो अब कल के न्यूज़पेपर यानी 5 तारीख के न्यूज़पेपर में थोड़ा सा मैं आता हूँ. कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं. चाइना टेक्स लीड इन मैपिंग द डीप. ये जो पहली न्यूज़ आपको दिख रही है फ्रंट पेज की ना, चाइना टेक्स लीड इन मैपिंग द डीप. तो यहाँ पे एक चाइना का प्रोजेक्ट है जिसको हम फेंडूज़े बोलते हैं. फेंडूज़े या स्ट्राइवर, याद रखिएगा फेंडूज़े और स्ट्राइवर, विच हैज़ प्लंज्ड टू अ रिकॉर्ड डेप्थ ऑफ मोर देन 10,000 मीटर्स इन 2020. याद रखिएगा इसने लगभग रिकॉर्ड इट प्लंज्ड टू रिकॉर्ड डेप्थ ड्यूरिंग 2020 प्लंज्ड मोर देन 10,000 मीटर्स. 10 किलोमीटर से ज़्यादा अंदर तक गया था. ये फेंडूज़े या स्ट्राइवर इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना. एंड इट मार्क्स, फेंडूज़े जो है ये चाइना का है, स्ट्राइवर चाइना का है. इट मार्क्स चाइनाज एबिलिटी टू इंटर द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ओशंस टू कैरी आउट साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस एंड ऑल. ये क्या शोकेस करता है कि चाइना के पास कैपेबिलिटी है टू इंटर इनटू द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ओशंस एंड ऑल. केवल रशिया, फ्रांस और US के पास ऐसी सिमिलर कैपेबिलिटीज़ है. चाइनीज़ का कहना है कि केवल रशिया, फ्रांस एंड US के पास ऐसी कैपेबिलिटी है टू इंटर टू सच डेप्थ ऑफ द ओशंस एंड ऑल. 10 किलोमीटर तक डीप जाना है ना ऑल. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, है ना. आगे देखते हैं यहाँ पे H3N2 इन्फ्लुएंजा सब टाइप A जो है H3N2 उसके काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं, है ना. तो अभी रिसेंटली कफ एंड फीवर जो है वो लिंक किया गया H3N2 से. तो अगर आपसे कोई पूछे H3N2 क्या है तो इन्फ्लुएंजा सब टाइप A है बेसिकली. इन्फ्लुएंजा सब टाइप A एंड दैट इज़ H3N2, है ना. एक बार H ये पूछा हुआ है H3N2 के बारे में, है ना. तो आप याद रखिएगा H3N2 इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग दैट एज वेल, है ना. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं कल के पेपर में.
अगली न्यूज़ कल आई थी जस्टिस केजी बालाकृष्णन कमीशन के रिगार्डिंग, तो याद रखना, अपने कॉपी में नोट कर लो। जस्टिस केजी बालाकृष्णन कमीशन, इट हैज़ बिन करेंटली टास्क्ड विद एग्जामिनिंग वेदर शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस कैन बी अकॉर्डेड टू दलित क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स। जो दो दलित क्रिश्चियंस एंड दलित मुस्लिम्स है जिनको जो कन्वर्ट हो चुके हैं, क्या उनको शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस दिया जा सकता है कि नहीं? तो केजी बालाकृष्णन कमीशन, याद रखिएगा, केजी बालाकृष्णन कमीशन, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। विद ओवर फिशिंग ग्रेट सी हॉर्स बोल्ट फ्रॉम द कोरोमंडल। अब यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये दिस इज द सी हॉर्स, है ना। एक्सटेंसिव फिशिंग जो हो रही है कोरोमंडल कोस्ट के पास, जो आपका तमिलनाडु का बिल्कुल सदर्न पार्ट है, कोरोमंडल कोस्ट वाला पार्ट। तो यहाँ पे जो ग्रेट सी हॉर्स है दैट इज़ माइग्रेटिंग टुवर्ड्स उड़ीसा नाउ बिकॉज ऑफ दैट। इस फिशिंग के कारण जो ग्रेट सी हॉर्स था, इट इज़ माइग्रेटिंग टुवर्ड्स उड़ीसा वाला पोर्शन। अब इसको याद रखिएगा, ये जो ग्रेट सी हॉर्स है इसको हिप्पोकैम्पस केलॉगी बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस केलॉगी। ना व्हाट इज़ हैपनिंग, जब वो फिशिंग हो रही है ना, ओवर फिशिंग के चक्कर में ये भी फंस रहा है उसमें, इस कारण से दे आर नाउ मूविंग फ्रॉम अरियापल्ली रीजन टू द उड़ीसाज गंजम डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल, गंजम डिस्ट्रिक्ट की तरफ मूव करते जा रहे हैं। देयर आर नियरली 46 स्पीशीज ऑफ सी हॉर्स विच आर रिपोर्टेड वर्ल्ड वाइड, एंड जो इंडिया है लगभग 12 स्पीशीज़ है उसकी इंडिया में, है ना। एंड वन ऑफ द हॉटस्पॉट्स ऑफ द सी हॉर्स पॉपुलेशन इज इंडिया, एंड स्पेशली जो सी ग्रास, मैनग्रूव्स, मैक्रोएल्गल बेड्स हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही पाए जाते हैं। It is among the 8 species tagged vulnerable. The great seahorse है that is among vulnerable and it is declining due to the overexploitation. तो सी हॉर्स के ऊपर याद रखिएगा 2001 में एक बैन लगाया गया था कि जो फिशिंग और इस तरह की एक्टिविटीज़ है, ट्रेड एक्टिविटीज़ है सी हॉर्स में, वो नहीं होगी। बट स्टिल जो फिशिंग हो रही है उसमें सी हॉर्सेस फंस तो रही हैं। तो नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स स्लाइटली टुवर्ड्स द उड़ीसा वाला पोर्शन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप यू गॉट, समझ में आपको आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। असम्स मोइडैम्स फिट यूनेस्को रिक्वायरमेंट फॉर हेरिटेज साइट। अब यहाँ पे असम के पिरामिडल स्ट्रक्चर्स हैं, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स, जो विच आर नोन एज मोइडैम्स और माइडैम्स। नाउ दे हैव मेट ऑल द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर, ऐसा चीफ मिनिस्टर जो है असम के, उनका कहना है। असम में जो चराइडो पार्ट है ईस्टर्न असम का, वहाँ पे 90 से ज़्यादा मोइडैम्स हैं विच आर माउंड ब्यूरियल सिस्टम ऑफ द अहोम्स। याद रखेगा, मोइडैम्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, मोइडैम्स या माइडैम्स, व्हाट आर दिस इज द माउंड ब्यूरियल सिस्टम, माउंड बेस्ड ब्यूरियल सिस्टम ऑफ द अहोम्स का माउंड ब्यूरियल सिस्टम था ये। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। एंड इट इज़ बियॉन्ड 600 ईयर्स, मतलब लगभग ये बहुत पहले से चल रहा है। एंड द माइडैम्स और मोइडैम्स हैव मेट ऑल द टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ यूनेस्को हेरिटेज साइट, सारी इसके पास वो है। एंड इसी कारण से उन्होंने मतलब जो नॉमिनेशन किया गया है इसका मोइडैम्स के लिए, तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माउंड ब्यूरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी, याद रखिएगा, माउंड ब्यूरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी, याद रखिएगा इसको। आगे देख लेते हैं। अगले साइंस वाले पेज में कल स्क्रब टाइफस के बारे में आया था। स्क्रब टाइफस इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ओरियंशिया सुसुगामुशी बैक्टीरिया, याद रखिएगा, ओरिएंटिया या ओरियंशिया सुसुगामुशी बैक्टीरिया, ये स्क्रब टाइफस कॉज करता है, याद रखिएगा। इट इज़ अ मेजर पब्लिक थ्रेट इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, मेजर पब्लिक थ्रेट इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, इसको आप याद रखिएगा। एंड एज पर एस्टिमेट्स नियरली 1 million cases are reported from the South and Southeast Asia with 10% mortality, and India is one of the hotspots with at least 25% of the disease burden, याद रखिएगा। दिस इज द स्क्रब टाइफस, ठीक है ना। एंड स्क्रब टाइफस के लिए कहा गया कॉम्बिनेशन थेरेपी कैन सेव मोर लाइफ, एक कॉम्बिनेशन थेरेपी जो है वो सोल्यूशन के रूप में बताई गई, बट इसमें मेन है स्क्रब टाइफस। लो कॉस्ट पेपर माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे लो कॉस्ट पेपर माइक्रोस्कोप, यहाँ फोल्ड स्कोप, याद रखिएगा, इसका जो नाम है वो फोल्ड स्कोप है। एंड इट इज़ अ हैंड हेल्ड माइक्रोस्कोप मेड मोस्टली ऑफ पेपर दैट कैन बी कनेक्टेड टू अ स्मार्टफोन कैमरा, इसको आप स्मार्टफोन कैमरा से जोड़ सकते हैं। इट हैज़ अ मैग्निफिकेशन ऑफ अराउंड 140x
एंड कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स जस्ट 2 माइक्रोमीटर्स वाइड, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रिएटेड बाय द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स इन 2014। इट कॉस्ट नियरली 400 रुपये की इसकी कॉस्ट पड़ती है नियरली, है ना। और रिसर्चर्स ने ये कहा है कि देखो अब क्या है, कई लोग इसमें अभी SEM का यूज़ करते हैं, यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, जिसकी 50 लाख से ज़्यादा कीमत है, 50 लाख से ज़्यादा। अब इनका ये कहना है कि 50 लाख से ज़्यादा कॉस्ट होती है और इसकी 400 रुपये कॉस्ट पड़ती है, पर दोनों के देखने में केवल 5% का अंतर आता है। तो क्या दिक्कत है भैया, 50 लाख की जगह 400 रुपये का यूज़ करो ना, या फिर इसको 4000 का कर लो और अच्छा बना दो इसको। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी फोल्ड स्कोप के बारे में, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे से एक दो न्यूज़ आइटम्स और हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट आर इंडेक्स मार्कर्स अट्रैक्टिंग अटेंशन फ्रॉम सेबी। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? देखो क्या होता है, कई बार एक तो आपके नॉर्मल फंड्स हैं, जैसे आपने कहीं किसी एक पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अब हमारे यहाँ इंडेक्स में जैसे क्या चलता है, निफ्टी चलता है, आप सबको पता है निफ्टी एक इंडेक्स हमारे यहाँ, सेंसेक्स हमारे यहाँ के इंडेक्स है ना, फिन 50 हमारे यहाँ के इंडेक्स है। तो कई बार क्या होता है, ये ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं, हालांकि इनको पैसिव इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। पैसिव क्यों? क्योंकि इनकी ग्रोथ जो होती है वो ऐसे नहीं होती है, ये स्पेकुलेटिव नहीं रहते, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं। इंडेक्स बॉन्ड, इंडेक्स जो रहते हैं, इंडेक्स फंड इसी तरीके से बनाए जाते हैं, विच आर बेस्ड अपॉन द रियल टाइम, जो आपके यहाँ कंट्री का जो लोकल इंडेक्सेस हैं उनके ऊपर बेस्ड होते हैं। तो इनको कहा जाता है इंडेक्स फंड्स या इंडेक्स, उसमें कहा जाता है। जैसे सेंसेक्स हो गया, वो 30 लार्जेस्ट कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, निफ्टी 50 कंपनीज के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी कारण से इसको इंडेक्स बॉन्ड का, इंडेक्स फंड कहा जाता है, जो कि इनके अकॉर्डिंग जैसे जैसे ये इंडेक्स मूव करेगा वैसे वैसे वो मूव करेंगे, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो दैट इज़ इट फॉर द डे, जितना हम डिस्कस करेंगे आज। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।